देखो बेटा, लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम, दैट इज टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं सर केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारे पास, दैट इज आपको पता ही है कि जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ रिवर्स दैट मीन्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम सर, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, ये कंडीशन तो मस्ट है। सेकेंड कंडीशन इज कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। क्या कैटलिस्ट अफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम को? नहीं सर, कैटलिस्ट सिर्फ क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को अचीव करने में प्रोसेस को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, कभी भी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज्ड वेसल, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है, क्लोज वेसल के अंदर। फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ी थी हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड, ये किसी भी साइड से अचीव कर सकते हैं हम इसको। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था, आज फिर डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के, कि रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो वी नो दैट रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होता है बेटा, के एफ अपॉन में के बी के इक्वल होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज, अगर कंसंट्रेशन आ रही है तो के सी, एंड अगर प्रेशर आ रहा है तो के पी। नाउ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, मान लो आपका टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट मीन्स रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। The extent of reaction depends upon activation energy of reactants, जो आपकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, कितनी दूर तक रिएक्शन हो रही है, कितनी ज्यादा रिएक्टेंट कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर, वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। किसकी एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट्स की, दैट इज आर एफ एंड आर बी विल बी डिफरेंट, एंड द वैल्यू ऑफ के एफ एंड के बी वो डिफरेंट होगी किसकी वैल्यू से, के एफ और के बी की वैल्यू से। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया। सो द वैल्यू ऑफ के विल ऑल्सो चेंज, तो आपकी जो के की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आपके पास के एफ की वैल्यू जो फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू होती है वो के बी से क्या होती है, ज्यादा होती है। अभी ना हम कुछ दिन के बाद आपका एक टॉपिक कवर करेंगे, लीच एटिलियस प्रिंसिपल, उसके अंदर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, किस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करने से क्या क्या चीजें चेंज हो जाती हैं और कैसे इक्विलिब्रियम उसको वापस अटेन करता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट इज मान लो यहाँ पे ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर है। तो ये आपके पास कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये वापस आ गया तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन। मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। तो हीट को एब्जॉर्ब दो तरीके होते हैं, क्या तो हीट यहाँ लगी होती है या फिर हीट एरो के ऊपर लगी होती है। एरो के ऊपर लगी हो दैट मीन्स वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपको हीट को एब्जॉर्ब करने वाली फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो आपका जो के एफ होगा विल बी ग्रेटर देन के बी, देयरफॉर के इंक्रीजेस, इसलिए के बी क्या करेगा, बढ़ेगा। के एफ के बढ़ने से के कैसे बढ़ा, के किसके इक्वल है, के एफ बाई के बी के इक्वल है। तो ध्यान से देखो, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इसको मैं आपको ओम्स लॉ से समझाने में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ओम्स लॉ ना आपने सभी ने सुना हुआ है और अच्छे से देखा भी हुआ है। तो हमारा जो v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, v इज इक्वल टू आई आर एंड i इज इक्वल टू v बाई आर। अब आपने एक तो ना 500 वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है, बहुत बढ़िया वाली बैटरी लगा रखी है, तो करंट भी क्या आएगा, बढ़िया वाला ही आएगा। मतलब v को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। रेजिस्टर लगाते ही करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आया नहीं है। अगर रेजिस्टर कम ओम का लगा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पे k इज इक्वल टू के एफ बाई में के बी, अगर के बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम।
Kb की वैल्यू कम होगी तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। K की वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स Kf की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। K की वैल्यू कम है मतलब Kf की वैल्यू क्या होगी, कम। तो यहाँ पे Kf बड़ा है Kb से, तो Kf की वैल्यू ज्यादा है तो K की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। तो देयरफॉर K इंक्रीजेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो ये अब की बार हीट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी हीट एब्जॉर्ब करके कहाँ पे जाएगा, ए में कन्वर्ट होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस हीट। ये हीट को एब्जॉर्ब करके बी में कन्वर्ट हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एंड बी इज कन्वर्टिंग इनटू ए। तो जब बी ए में कन्वर्ट होगा तो जो हीट यहाँ पे रिलीज हुई है वो हीट इस बी को क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो बी एरो के ऊपर हीट एंड दैट विल बी कन्वर्टिंग इनटू ए। क्लियर है। जबकि आपके पास ये कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। एंड ये वाली जो रिएक्शन है बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ पे के बी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, के एफ से। और अगर के बी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, देयरफॉर के डिक्रीजेस। यूनिट्स की बात करी जाए तो केसी की टर्म्स में, केसी किसकी टर्म्स में आता है, केसी के की टर्म्स में आता है या कंसंट्रेशन की टर्म्स में। ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आती है, प्रोडक्ट की, नीचे किसकी, रिएक्टेंट की। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, एन बाई वी होता है। एन की यूनिट क्या होती है, मोल। वी की क्या होती है, वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल बाय वॉल्यूम। इस यहाँ पे भी क्या होगी, मोल बाय वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बेस क्या है, सेम है। तो बेस सेम है तो मोल्स बाय वॉल्यूम। पावर क्या हो जाएगी, एनपी माइनस एनआर। और एनपी माइनस एनआर क्या होता है, चेंज इन मोल्स ऑन गैसियस स्टेट। तो मोल पर लीटर और ऊपर पावर क्या आ रही है, चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल्स, दैट इज डेल्टा एनजी। समझ आया नहीं आया। इसी तरीके से केपी में किसकी पावर आएगी, एटीएम की, क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर की यूनिट एटीएम अपॉन में पावर की आगे चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। इज इट क्लियर और नॉट। तो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा हमारा वो रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करी जाए तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम कितने टाइप का रहेगा हमारा, दो टाइप का। तो दो टाइप्स में से एक टाइप कौन सा आ रहा है, होमोजीनियस एंड अनदर वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की बात करी जाए तो होमोजीनियस इज दैट व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। जब आपके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दोनों के दोनों किसके अंदर हो, सेम फेज के अंदर। सेम फेज के अंदर कहने का मतलब क्या है सर, आपके पास एक तो रिएक्टेंट है और एक क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कौन से स्टेट में सर, गैसीय स्टेट में है। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी कौन से स्टेट में होना चाहिए, गैसीय स्टेट में। दैट मीन्स वी हैव द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन सेम फेज, देन वी हैव टू से इट होमोजेनियस chemical equilibrium. And when reactants and products are not in same phase, that are in different phase, then what will be the name of that equilibrium, the name of that equilibrium will be heterogeneous chemical equilibrium. For example, A is in gaseous state and B is in liquid state. So there are different phases, that means that is a heterogeneous chemical equilibrium. Next is characteristics of K. सबसे पहले हमने किसके characteristics पढ़ी थी, K C या K P की, that are characteristics, constant of equilibrium, constant in terms of concentration and pressure. Now we will discuss about only K, that is rate constant, जो किसी के भी इक्वल। ये rate constant किसके इक्वल होगा हमारा, concentration of product अपॉन में concentration of reactant के इक्वल। क्लियर है, that will be equal to Kc। अगर P की टर्म्स में बात करें तो प्रेशर आ जाएगा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर K सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है, K इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। K इज एप्लीकेबल, K सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ जाए बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, तभी हमारे पास क्या आएगा, K की वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर और नॉट। The value of K is independent of initial concentration of reactants। क्या सर इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करती है, जी नहीं, K की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। K डिपेंड किस पे करता है बेटा, तो बात करें हम K सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज अ डेफिनेट वैल्यू। इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है हर एक रिएक्शन के लिए। दिस वैल्यू रिमेन सेम, ये सेम रहेगी। कब तक सेम रहेगी, जब तक हमारा क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो वैल्यू ऑफ के भी क्या करेगी,
वेरी करेगी। इनिशियल कंसंट्रेशन के चेंज करने से वेरी करेगी क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के ऑल्सो रिवर्सेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी किया था कि A इज कन्वर्टिंग इनटू B, B इज फर्दर कन्वर्टिंग इनटू A इफ रिएक्शन इज रिवर्स। इसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट कितना रहा है? K। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, फॉरवर्ड एरो बिकम्स बैकवर्ड एरो एंड बैकवर्ड एरो बिकम्स फॉरवर्ड एरो, then the new rate constant will be reverse of that rate constant। क्लियर है? वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। अगर मैं इसके अंदर कोई कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने का काम करता है, तो इससे के की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, के की वैल्यू इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। समझ आया नहीं आया? तो ये हमने कुछ पढ़ी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम ऑन दैट। तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे कि आपके पास एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं, H2 plus I2 is converting into 2 moles of HI। क्लियर? इसके लिए K की वैल्यू ले लेते हैं हम, K की वैल्यू ले लेते हैं 40 समथिंग 48 ले लेते हैं। नाउ सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि H2 plus I2 में जो आपकी फॉरवर्ड एरो थी उसको क्या बना देते हैं? बैकवर्ड एरो, और बैकवर्ड एरो को क्या बना देते हैं? फॉरवर्ड एरो। तो मतलब हमने सिंपली रिएक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। रिवर्स करते हैं तो K डैश किसके इक्वल होगा? 1/K के इक्वल होगा। 1/K दैट मीन्स 1/48। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये 1/48 हो जाएगा। बात करें हम सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या किया? H2 plus I2 को दैट इज कन्वर्टिंग इनटू 2 moles of HI, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कितने से किया सर आपने? मल्टीप्लाई कर दिया सर मैंने 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अब क्या होगा बेटा? पहले हमारे पास क्या था? K था, कितना था? 48। नाउ आवर रिएक्शन हैज चेंज्ड। 2 moles of H2 plus 2 moles of I2 is converting into 4 moles of HI, and here we have the rate constant K dash for this reaction, and that will be equal to K to the power n। अगर हम किसी n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने 2 से किया, n नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका न्यू रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाता है? K टू द पावर n के। यहाँ पे K टू द पावर n क्या है? 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? K का स्क्वायर आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 48 टू द पावर 2। इज इट क्लियर और नॉट? सी पार्ट की बात करी जाए तो हमने कोड ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाया? H2 plus I2 is converting into 2 moles of HI, and we got divide this equation by 2। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब सीधा सा ही है, हमने डिवाइड किया है 2 से। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने 1/2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके लिए हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या था? 48 था। अब ये जो न्यू इक्वेशन आएगी दैट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 moles of H2, साथ में क्या आएगा बेटा? 1/2 moles of I2 is further converting into HI, and the new rate constant for this reaction will be K to the power n। K to the power n कितना है हमारा? 1/2 है। तो 1/2 को हम क्या कह सकते हैं? रूट के कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √48 आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो दैट इज अवर इक्वेशन। नाउ एक स्टेप और रह जाता है हमारे पास। एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है हमें कि अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही है, अगर रिएक्शन क्या हो रही है? मल्टी स्टेप में हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ H2SO4 ले सकते हैं कि H2SO4 है, तो ये किस में ब्रेकडाउन होता है? 2 moles of H पॉजिटिव एंड 1 mole of SO4 2 नेगेटिव। लेकिन सर इसमें ब्रेकडाउन जो होती है वो दो तरीके से होती है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये हम रिडॉक्स में पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। पहले तो एक H पॉजिटिव आयन जाता है, एक H पॉजिटिव आयन जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? HSO4। SO4 यहाँ पे H पॉजिटिव है, SO4 पे 2 नेगेटिव है, चार्ज विल बी 1 नेगेटिव। अब बच क्या गया हमारे पास? HSO4 नेगेटिव। तो HSO4 नेगेटिव बच गया। यहाँ से HSO4 नेगेटिव वापस से किसमें ब्रेक डाउन होगा? H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। इज इट क्लियर और नॉट? अगर हम बात करें ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड वाले में आपके पास क्या है? H2SO4 है प्लस HSO4 है।
is converting into H positive and H positive, that are 2 moles of H positive, HSO4 negative plus SO4 2 negative। अब ध्यान से देखो, आपके पास रिएक्टेंट साइड एक प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा है, HSO4 नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या है, HSO4 नेगेटिव, तो दैट विल कैंसिल आउट। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, H2SO4, जो हमारी ब्रेकडाउन की इक्वेशन हम लिखते हैं क्या, कि H2SO4 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव में ब्रेकडाउन हो गया और एक इसमें ब्रेकडाउन हो गया SO4 2 नेगेटिव में। अब मान लो इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K और इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K1, इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K2। हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू K, तो 2 स्टेप में हो रही है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली K इज इक्वल टू दोनों स्टेप के रेट कांस्टेंट्स को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ K। अगर 3 स्टेप में होती तो कितने रेट कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते, 3 को, 4 में होती तो 4 को, 1 में ही हो रही है तो एक ही वही स्टेप है। क्लियर है, समझ आया ही नहीं आया, क्लियर है बेटा।